इस क्वेश्चन में जो हमने पॉइंट सीखने हैं उसकी अगर हम बात करें, आज हमने सीखना है कैश पेड टू सप्लायर। व्हेन ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक गिवन, जब ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा और होगा भी मंथली बेसिस। तो एक ट्रिक है, एक तरीकाकार होता है, ट्रिक नहीं है, कैलकुलेट वर्किंग है, आप लोगों को वर्किंग करनी है। उस वर्किंग से आपने अपने परचेजेस फाइंड करोगे और परचेजेस फाइंड करने के बाद पेमेंट का टाइम उसने बताया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि ये सवाल, इसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे ट्रिक्स हैं और हर सवाल के में आपको एक नया ट्रिक सीखने को मिलेगा। और ये ट्रिक अगर आप लोग 5-6 सवाल करने के बाद खुद से अप्लाई करना शुरू कर दोगे, नया ट्रिक सीख लोगे, तो वो एक ही सूरत में हो सकता है, हर हाल में सवाल करो। लेकिन जिन लोगों ने किया है सवाल, यकीन उनको भी नहीं था कि ठीक है ये गलत, लेकिन ना चाहते हुए ठीक हो गया। अब जैसे यहां पर हम चलते हैं, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। Zinc Limited is engaged in the trading business following data 30th September 2002। आपको सेल्स गिवन है जनवरी 2002 की 85 मिलियन, ये 1000 में डाटा है आपको, फिर 95 मिलियन, फिर मार्च में 55, 60, 65 और 75 मिलियन। कहता है कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। इसका मतलब है जिस महीने जो सेल्स होगी उसका 20% आपको उसी महीने मिल जाएगा। फिर उसके बाद कहता है ZL earn a gross profit 25% ऑफ सेल। यहां से आप फाइंड करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको कॉस्ट ऑफ सेल से सेल और सेल से कॉस्ट ऑफ सेल तो फाइंड करनी आती है। फिर कहते हैं एड यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट द रेट ऑफ 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ होता है अगला महीना। कहते हैं अगले महीने की जो आपने सेल करनी है ना, उसका 80% स्टॉक आपने इस महीने मेंटेन रखना। तो उसने इस महीने का आपको क्लोजिंग स्टॉक बता दिया कि जो भी अगले महीने की सेल है उसका 80% इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। इसके ऊपर आज हमारी डिबेट है मेरी, और वो बड़ी डिटेल में है। मैं सिर्फ सवाल को नहीं हल कर पाऊंगा, पूरी डिबेट करेंगे इसके ऊपर। बाकी सवाल है आसान। उसके बाद वो कहता है कि 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ। डेटर्स, अब यहां पर एक परेशानी है। कुछ लोगों ने क्या किया कि ये जो सेल्स गिवन है ना, इसमें समझ लिया 20% कैश सेल्स है, 60% आपको मिलेगी एक महीने बाद और 20% मिलेगी उससे अगले महीने बाद। एक बात ये कुछ लोगों ने कंसीडर कर ली है, इसमें कुछ और था। वो कहता है कि आपके 80% हर सेल में डेटर है, डेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 80% है उसका 60%, यानी डेटर्स आपके 20% कैश सेल्स है, 80% क्रेडिट सेल्स। उसने डेटर का 60% कहा है, मतलब 80% सेल का 60% और 40%। ये बाद में जो 80% सेल है आपने उसका क्या करना था, 60% और, क्योंकि उसने कहा रिमेनिंग डेटर्स आर, तो डेटर तो 100% है, लेकिन इसमें से 85,000 में से पहले लेना था 80%। वो आना था आपके पास डेटर्स, क्रेडिट सेल, फिर उसका 60-40%। एक अगले महीने पैसे मिलने हैं और एक उससे अगले महीने। ये कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे बिल्कुल। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मैं पहले फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट में आपको फिर वर्किंग करवाता जाऊंगा, फिर आपने पुट करते जाना। फिर उसके बाद जनाब 80% कस्टमर जब भी पैसे देंगे 3.5% टैक्स काट के देंगे। इसका मतलब है 3.5% टैक्स कब कटेगा, जब कैश इन होगा। आप ऐसा करो, पहले कैश लिख लो सारा। जब कैश लिख लोगे ना,
हर महीने के कैश का 3.5% लेकर माइनस कर दो। जो कस्टमर ने काट दिया, कस्टमर ने सारे पैसे नहीं दिए ना, तो अब क्या करो, जितना कैश दिया हुआ है उसका 80% लेकर 3.5% लो, हमारा आंसर आ जाएगा। और बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये जो क्रेडिट डेटर्स है ना, वो डेटर्स जो है वो क्योंकि 20% तो है हमारी कैशेस, लेकिन वो कैश के ऊपर बात कर रहा है, तो हम जो कैश हमें मिलेगा उस कैश के ऊपर हमने क्या करना है, 3.5% लेकर 80% लेकर माइनस कर देंगे। दूसरा तरीका क्या था, वो ज्यादा मुश्किल है कि जब कैश मिला 80% ने 0.965% दिया और 20% ने सारा कैश दे दिया। उसके बाद वो कहता है कि यहां पर इसकी बात भी देखें, लिखा हुआ है जनवरी 2002 ZL paid 2 million as 25% advance against the machinery। पहले का कब दिया, The machine was delivered and installed in Feb। हमारा महीना Feb भी नहीं है वैसे। And was to be operated on test run for 2 months। कहता है फरवरी में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद 2 महीने टेस्ट रन किए। ये था सवाल, ये थी अंग्रेजी। अब आगे देखें, वो कहता है 50% ऑफ द परचेज प्राइस वाज एग्री टू पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। मतलब फरवरी नहीं, मार्च। 50% ऑफ द परचेज प्राइस कितनी है भला, 8 मिलियन। कैसे पता चला, 2 मिलियन है 25% तो 100% कितना होगा, 8 मिलियन। ओके की बात नजर आ रहा है। चल अब 8 मिलियन का 50% कब आपने पे किया, मार्च के अंदर। कैसे पता चला, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है फरवरी के अंदर। इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हो रही है, फरवरी के अंदर। और वो कहता है उसके फॉलोइंग मंथ में, उससे अगले महीने परचेज प्राइस का 50% पे करोगे और बाकी के पैसे रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। टेस्ट रन किस दिन कंप्लीट हुआ, अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर कहते बाकी के पैसे आपने अप्रैल में पे करने हैं। पता कितने पे करने हैं, 2 मिलियन। लेकिन 8 मिलियन टोटल था, 2 मिलियन एडवांस दे दिया था, 4 मिलियन हमने मार्च में दे दिया और बाकी जो बैठ दिया 2 मिलियन बच गया। क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेज। जिस महीने परचेज करते हो ना, उसके 1 महीने बाद पेमेंट करते हो। फिर आगे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड 16% एंड 24% ऑफ द सेल्स। सेल जितनी सेल्स ऊपर लिखी हुई है ना, इन्हीं के, और जिस महीने की सेल्स हैं उसी महीने पे करते हो। अच्छा एक काम तो मैं आपको आसान कर देता हूं, ये चीजें हम इधर ही फाइंड कर लेते हैं। ये जो आपके एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस है ना, आपने ये रिक्वायरमेंट पढ़े जरा क्या करना क्या भला। आगे वो कहता है कि इन द मंथ इन विच दे इनकर्ड ZL, और बैलेंस उसके पास पड़ा हुआ था कितना, 100 मिलियन का पहले ही। मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड। एक क्वार्टर को बनाना है लेकिन मंथ वाइज बनाना। इसका मतलब है मई का, अप्रैल का और मार्च का। मार्च अप्रैल में ये बात हमें लगी है। तो सबसे पहले तो हम इसका मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं ताकि फॉर्मेट में कोई परेशानी ना आए आपको। नाम क्या है, जिंक। जिंक लिमिटेड, कैश बजट, यहां पर हम लिख देते हैं मार्च, अप्रैल, मई। आप यहां पर टोटल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि उसने क्वार्टर का गाया तो टोटल का कॉलम भी बन सकता है। जी जनाब, अब जरा थोड़ा सा फोकस करना है ताकि आने वाले सवालों के अंदर आप लोगों की थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो, सोचने समझने की सलाहियत इंप्रूव हो जाए। वो पहली चीज कि हम लिखेंगे जनाब कैश सेल्स। हाँ, ब्रॉड ऑन भी लिख सकते हो पहले, अब ब्रॉड ऑन एंड भी लिख सकते हो वैसे। ओपनिंग बैलेंस
फिर उसके बाद कैश सेल्स। अब कैश सेल्स तो सिंपल है, मार्च की सेल्स का 20%, अप्रैल की सेल्स का 20% और मई की सेल्स का 20%, क्योंकि वो जिस महीने की सेल्स है उसी महीने आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारे पास यहां पर लिख देंगे फिर कैश फ्रॉम कस्टमर या डेटर, कैश फ्रॉम कस्टमर या डेटर। यहां पर हम क्या लिख देंगे, वर्किंग नंबर 1। फिर हम लिख देते हैं जी टैक्स डिडक्शन। इसकी वर्किंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट भी कर देंगे। फिर हम लिखेंगे कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2। फिर आप लोगों ने मशीन के पैसे पे किए, फिर आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक होगी बात। इसके बाद भी कुछ हो सकते हैं, हम कौन सा क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई एक्सपेंस वगैरह आता है तो वो उसके नीचे हम लिख देंगे। ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। अब इसके अंदर हम पहले तो कैश सेल तो इजीली फाइंड करके लिख सकते हैं। आपने डायरेक्ट अपने फॉर्मेट में लिखना है, मैं आपको यहां पर ये फाइंड करवा के बता देता हूं। लो मेरे भाई, इसका 20%, इसका 20% और इसका 20%, क्योंकि कैश सेल तो जिस महीने की होगी उसे महीने में आएगी। ठीक होगी बात। तो कितना आ गया इसका, 11,000, 12,000। ये आप अपने फॉर्मेट के अंदर, मैंने फॉर्मेट लिखवा दिया है ना, उसके अंदर आपने कैश सेल्स आपके पास डायरेक्ट आ गई। इसके अलावा आपके पास क्या चीज आ सकती है, ये चीजें डायरेक्ट आ सकती हैं। क्या कहता है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 16% and 24% of the sales and are paid in the month in which they are incurred। इसका मतलब है इसका 16% और 24%, फिर इसका 16% और 24%, इसका 16% और 24%। आप ऐसा भी कर सकते हो, 40% ले लो, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दो जाए, या एडमिन एक्सपेंस अलग, सेलिंग एक्सपेंस अलग। जल्दी करो, याद लिखना शुरू करो। फॉर्मेट में जाए, 55,000 का 16%, फिर 60,000 का 16%, 65,000 का 16%, वो आप लोग पुट कर। आप प्लस करके भी लिख सकते हो सेलिंग एंड एडमिन के नाम से, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने दोनों अलग अलग लिखे हैं फॉर्मेट के अंदर, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस का नाम। हाँ जी जनाब, बताएं 16% कितना आ रहा है, पहले 16% बता दो। 88, 100 पे 60,000 का, 96, 100 पे 65,000, 104। ये आपका आ गया 16% जो कि एडमिन एक्सपेंसेस। ये कौन से आ गया आपके, एडमिन। फिर ऐसा तो इसका 24% बताते जाओ, 13,200, 14400, 156। लो जनाब, ये आपके सेलिंग एक्सपेंस भी आ गए। यहां तक तो कोई, ये तो बिल्कुल यही तो नंबर होते जो हमें मिलने होते हैं, इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं। उसके बाद आपके पास एक और चीज भी है, ये भी आप लिख सकते हो। 4 महीने लिखना है अप्रैल के अंदर और 2 महीने लिखना है, और हमें 1000 में लिख रहे हैं, इसका मतलब है 4000 और 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मशीन का अगर डाटा हम लिखें तो मार्च में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 4000 आ जाएगा। अच्छा, फरवरी में आ गया, ठीक है, फरवरी में पूरा हो रहा है तो फॉलोइंग मंथ उसका बनता ही है, तो यहां पर आ जाएगा 4000। और अप्रैल में टेस्टिंग कंप्लीट हो गई थी, बाकी आ गया 2000।
एडमिन एक्सपेंस आपने लिख लिया सबने, और कैश सेल्स भी आपने सबने लिख लिया। चलो यहां पर भी आप 100,000 लिख लो, क्योंकि ये सारा रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं वो जो ओपनिंग बैलेंस। अब मसला रह गया सिर्फ इन दो वर्किंग का, बल्कि 3 चीजें रह गई। अब आते हैं हम इसकी वर्किंग करना सीखते हैं। आपने अपने फॉर्मेट में पुट करते जाना। पहले मैं सेल्स की वर्किंग करवा दूं। आपके पास सेल्स गिवन है जनवरी की, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई और जून। कुछ लोगों ने क्या किया, जनवरी फरवरी को इग्नोर कर दिया। भाई जनवरी फरवरी के पैसे मिल रहे हैं मार्च अप्रैल के अंदर, वो जो आपने क्रेडिट सेल्स की है वो 60% पैसे आपको अगले महीने मिलने हैं, और फिर बाकी जो रिमेनिंग पैसे हैं वो आपको। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लो कि या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आप सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिख लो, 80% लिख लो। सब क्या लिख लो, 80% लिख लेते हैं। चलें जनाब, आसान अगर आपने करना है ना तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्रेडिट सेल्स लिखने, पहले क्रेडिट सेल्स किसकी लिखनी है, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की। मई की वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं, जरूरत नहीं। जनवरी की क्रेडिट सेल्स बताएं, बस जनवरी की क्रेडिट सेल्स बताएं। 80% लेते जाओ ना सबका, जनवरी का 80% बता दो। और ये आप एक दफा लिख लो 85 का, 95 का, 55, 60, 65, 75, सबका पहले 80% ले लो। अगर आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, अगर जो बंदा अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखता है ना वो डायरेक्ट भी कर लेगा, उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसका 80% लेगा और फिर आगे अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्योंकि मैं तो सबको पढ़ाना होता है, ऐसे लोग भी होते हैं जो वैसे थर कांप रहे होते हैं। हाँ जी, जनवरी की क्रेडिट सेल्स कितनी है, 68,000, फरवरी की 70,000, 76,000, मार्च की 44,000, अप्रैल की 48,000। मई की करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम नहीं कर रहे। अब मुझे बताएं जनवरी के पैसे क्या जनवरी में मिल रहे हैं, पढ़ लेते हैं। आए जरा, 60% of the debtors are collected in the first month subsequent to sale। क्या मतलब है, पहले महीने सेल वाले महीने के बाद। इसका मतलब है जनवरी में जो आपने सेल किया है ना उसके पैसे आपको कब मिलने हैं, फरवरी में मिलने हैं, और उसका 60% फरवरी में मिलना है और 40% उसका मार्च में मिलना। गॉट इट? चलें जी, अब ये हमारा अपना डाटा ये है, ये लाइन पे जो इस साइड पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम बात करें जनवरी के पैसे में जनवरी में तो नहीं मिले, 60% फरवरी में मिलने हैं, तो 68 का 60% निकालें, 408, और इसका 40% निकालें, 72,272। और ये बात हमें लग रही है। अब अगली बात देखिए, फरवरी के अंदर ना फरवरी में पैसे मिले ना जनवरी में। फरवरी के पैसे मिल रहे हैं 60%, मार्च में 40%, तो 60% बताया कितना, 4 और 40% इसका 304, और मई के अंदर गया। मार्च में भी मिलने, इसका 60% बताया, अप्रैल में मिलेंगे 764, और मई में 17600। आगे अप्रैल में नहीं मिले, डायरेक्ट मिलेंगे मई के अंदर, तो 288, उसका 60%, और मई के पैसे तो मिलने जून में। अच्छा, ये वो कौन सा, ये चले जनाब, आपने इसको टोटल करना है, ना कि इन 3 महीनों को टोटल करना। बस
728 और ये कितना आ जाएगा 56800 46400 डन। ये कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया। ये मैं आपको पुट करना बता देता हूं, वैसे तो ये आप खुद भी पुट कर सकते हो, लेकिन एक मुझे ना आप ऐसा करो कि कैश सेल्स भी बता ही दो। नहीं, वो है कैश पेमेंट के ऊपर। जब कस्टमर आपको पैसे देने लगेगा ना, 80% जो कस्टमर है ना वो 3.5% टैक्स काट के देते हैं, वही करने लगे। अब देखिएगा जरा, मुझे कैश सेल बताएं पहले। 11,000, 12,000 और 13,000। और आप मुझे बताएं कि डेटर से कितने पैसे मिले? 7 to 8 72800, फिर 56800, फिर 46। देखिए आपको इतने लोगों ने मार्च में पैसे दिए, मार्च में पैसे इतने कस्टमर ने दिए ना, जब इनमें से 80% लोगों ने ना 3.5% काट लिए, 80% लोगों ने, तो इनको प्लस करके 80% लेंगे और उसका 3.5% लेंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ लगी क्या? जितने पैसे हमें मिले हैं मार्च के अंदर, उनमें से 80% लोगों ने 3.5% काटना है। अगर हम दूसरी साइड वाला करते ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने थोड़ा आसान वे इस्तेमाल किया। करो तो जरा 11,000 जमा 72,800, इसका 3.5%, 80% और 3.5% करना क्या है? इसको पहले प्लस करना है, फिर इसका 80% से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 3.5% से, तो इस तरह से आपकी टैक्स रिडक्शन आ जाएगी। ये बात समझ लगी? अगर दूसरे वे में जाते ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। चलिए बताएं कितनी अमाउंट आ गई? 2346। ये माइनस कर देंगे, फिर 1926 माइनस कर देंगे, 1663 माइनस कर देंगे। अब बाकी आज का टारगेट हमारा, जो सबसे बड़ा टारगेट है आज, ये जो पहले वाली चीजें ना ये आपको आती थी पहले भी, शायद एक गलती कुछ लोगों ने किया है, वो 60%, उसने 60 और 20 कर दिया ओवरऑल। अदरवाइज मेरे ख्याल में किसी ने कोई गलती नहीं की। और इन केस शाह जी अगर आप इतना भी सवाल कर लेते हो तो मेरे ख्याल में 50% से ज्यादा नंबर फिर भी आ जाए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है हर सवाल का 50% करना, पहला टारगेट होता है। फिर उसमें जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करते जाए। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना, पहली बात ये अपनी आदत डेवलप करो, याद रखें, वरना हमारा सवाल वही स्टक हो जाएगा। मैंने आपको सोल्यूशन क्यों नहीं दिए, सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। और अगर किसी के बावसूख जराए से सोल्यूशन उनके पास मिल गए हैं तो कभी भी उसको ना इस्तेमाल करो, वरना आपकी सारी मेहनत, मेरी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। देखिए आज अगर आप ये आखिरी सवाल देता हूं ना मैं, अगर आप पूरा करने के आदी हो जाए तो पेपर में भी तो आंसर नहीं आना है, तो सवाल तो पूरा हो जाएगा। सवाल पूरा करने की कोशिश करनी है, बजटिंग का सवाल पूरा हो जाए बस। हाँ, इसमें जब भी लेटर आएगा वो थ्योरी का सवाल देगा और वो भी हम करके जाएंगे। एक ही सवाल है, 2 पेज है बस, वो हम कर लेंगे। बाकी हमारा एसपीएल, कैश बजट, बाकी कोई भी बजट आ जाए पेपर में, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो कैलकुलेशन है। आए जरा यहां पे चलते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि 80% स्टॉक हमने अपने पास रखना है प्रोजेक्टेड सेल्स का। इसका पहले अपने आप को एक्टिव बनाओ। एक्टिव पता मुझे क्यों चल जाता है, क्योंकि शक्ल से पता चल जाता है कि एक्टिव आप हो या नहीं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो कॉस्ट ऑफ सेल पहले फाइंड करिए। हमारे पास महीने हैं जनाब, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून का डाटा भी गिवन है ना, आपको जून का डाटा भी गिवन है जी। आप ना मुझे सबकी सेल्स बता दें। जनवरी की सेल्स कितनी है? 55,000 है, 85। फरवरी की 95, मार्च की
65 55 अप्रैल की 65 पूरा 60 और मार्च की मई की 65 तो जून की 75 परचेज अलग चीज होती है, पेमेंट अलग चीज होती है। पहले हम परचेज फाइंड करेंगे तो उसका हर परचेज अगले महीने पे करता है। इसका मतलब अगर हमें हर महीने की परचेज पता चल गई ना तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्च अप्रैल मई के अंदर हमने कौन सी पेमेंट करनी है। तो हमारा टारगेट है परचेज फाइंड करना। कल वाले सवाल के अंदर हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की थी क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले मैं आपको परचेज का फार्मूला बता दूं। जनाब, परचेज फाइंड करने का तरीका होता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। डन। परचेज आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, और अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेते हो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक उसने खुद बता दिया है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो हम हर साल की हर महीने की परचेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो करें फाइंड। आओ जरा, सबसे पहले मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। ये डाटा आप ना भी लिखो तो काम चल जाएगा क्योंकि मेन हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। जी मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल सीपीएस अप्लाई करना है। 25% ऑफ सेल है। इसका मतलब है अगर हम सीपीएस करते हैं तो 100 हमारी सेल है, 25 हमारा प्रॉफिट है और 75% हमारी कॉस्ट है। चलिए जी, तो आपने करना क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हर सेल को 100 पे डिवाइड कर दो, 75 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट 0.75 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो बताएं जरा, जनवरी की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कितना? 63750। फरवरी की 71250। मार्च 41250। अप्रैल 45000। मार्च 48750। जून 56250। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं, क्या प्लस करना है इसके अंदर? क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। प्यारो चल, यहां तक आओ, लिखना छोड़ो, फिर पढ़ाऊंगा। यहां तक पहुंच जाओ, पहले लिख लो तसल्ली से, क्योंकि टारगेट ही आज का यही है, यही चीज सीखनी है आज हमें कि आपने परचेजेस कैसे फाइंड करनी है इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन नॉर्मली पेपर में आती है। सबसे ज्यादा पेपर में ये सवाल आया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना। जी लिखा हुआ है, लिख लिया या अभी भी कोई लिख रहा है? ओके, सवाल क्या है? 80% अगले महीने की सेल्स का आज खरीद के रख लेना है। ओके, अब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं सवाल पढ़ के कि हम ऐसा करें कि 95,000 का 80% हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जनवरी के अंदर। गॉट इट? देखिए, उसने कहा है 80% प्रोजेक्टेड सेल्स जो फॉलोइंग मंथ में होती है, अगले महीने में होती है, उसका 80% आप स्टॉक मेंटेन करते हो आज महीने, अगर इस महीने। ये बात समझ लगी? अब अगर मैं बात करूं 95,000 की आपने सेल करनी है, तो आपने खरीदना भी उतना है या खरीदना कॉस्ट ऑफ सेल होती है? आपने खरीदना क्या होता है? परचेजेस। सेल तो प्रॉफिट के साथ करते हैं। तो याद रखें, जब भी वो कहता है ना कि आपने प्रोजेक्टेड सेल्स का 80% रखना है अपने पास, तो कॉस्ट ऑफ सेल का 80% रखना होता है। लेकिन हमने जो स्टॉक बेचना है तो खरीदेंगे किसके ऊपर? परचेज प्राइस के ऊपर या सेल प्राइस के ऊपर? परचेज प्राइस के ऊपर। तो परचेज प्राइस तो कॉस्ट होती है। तो आपने इस अमाउंट का, ये फरवरी इतना खरीदोगे तो ये इतने का बिक जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल का 80% लेना है, ना कि सेल का। सवाल में हमेशा सेल लिखा होगा, सवाल में हमेशा सेल का 80% लिखा होगा, लेकिन आपने किसका लेना है? तो वो खरीदेंगे तो कॉस्ट हो ना, परचेज करेंगे तो इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए जो कि हमारा बिक जाए। तो 80% स्टॉक आप खरीद के रखोगे। तो
तो आप अब आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका हर महीने का आ गया। अब ऐसा करो 71250 का 80% लो तो इसका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 57,000 और इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका 80% 33,000 36,000 39,000। अच्छा, इसमें जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छी तो फिर आप कुछ डिलीट भी कर देंगे चीज। इसका कितना? अच्छा, इसका है नहीं, वो अगला महीना नहीं है ना। चलिए ओके ओके बात। अब जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो मिलेगा। इसका मतलब है ये 57 इसका ओपनिंग है, 33,000 अगले का ओपनिंग है, ये 36,000 जो पिछले का ओपनिंग है वो अगले का क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। चलिए जी, जो पिछले साल का क्लोजिंग वो अगले महीने का ओपनिंग, ये तो बात पता है ना जी। 33 है, 33। अब ये तो चीज आपको ओके होगी, लेकिन अभी एक चीज और समझानी थी मैंने। अब जरा एक बात पर बड़ा गौर से फोकस करना है। कितने फीसद वो स्टॉक रख रहा है क्लोजिंग प्रोजेक्टेड सेल्स का? ठीक है, इसका 80% जो स्टॉक है वो पिछले साल का क्या है? क्लोजिंग, और अपने साल का ओपनिंग भी है। ऐसा है? जो आप परसेंटेज ले रहे हो 80% पिछले का क्लोजिंग है, और जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अपने महीने का क्या होगा? ओपनिंग भी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो बता सकते हैं ओपनिंग क्या होगा? इसका ओपनिंग 80% होगा। नहीं समझ लगी? देखिए, जो पिछले का क्लोजिंग होगा वो अगले का ओपनिंग है। इस महीने की 80% पिछले का क्लोजिंग और अपने आप का क्या होगा? ओपनिंग। क्योंकि ये तो हमें पता ना कि पिछले का क्लोजिंग, तो कभी आपने ओपनिंग फाइंड करना हो ना तो वो उतनी परसेंटेज ले लेना, वो ओपनिंग भी आता है। लेकिन शर्त ये है कि वो पिछले साल का। तो अब अगर आप यहां का ओपनिंग फाइंड करना चाहो तो इसका 80% ले लो, इसका अब आप देख लें सबका 80% लिया हुआ है। तो ये भी कभी कभी टेक्निक आ जाती है कि बंदे को ना सेल गिवन मिली, फिर उसी का ही आप क्या लो ले, तो इसका 80% कितना आ गया? 51,000। तो ये आपका ओपनिंग आ गया। और इसको जो हल करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी? परचेज। जनवरी की परचेज वैसे में जरूरत नहीं थी, ये तो वैसे आपको समझाने के लिए कि कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है। जनवरी की परचेज कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कितनी अमाउंट बता रहे हो? 69,750 47250 44250 48,000 54,750 और इसकी जरूरत है। अब ये पेमेंट फाइंड हुई, पेमेंट टू सप्लायर फाइंड हुई या परचेजेस फाइंड हुई है? हाँ, इसको पे कब करने? एक महीने बाद। इसका मतलब है जनवरी वाले परचेज फरवरी में सारी पे करेंगे, कोई 80% 20% नहीं है, सारी। फिर फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली। तो इसका मतलब है हमारा जो लिंक है वो इस अमाउंट के साथ है। ये मार्च में होगा, ये अप्रैल में होगा और ये मई में। बाकी डाटा के साथ हमारा ताल्लुक, वो तो कैलकुलेशन करने के लिए पेपर में भी अगर आप थोड़ी सी सेंसेस इस्तेमाल करो तो आप इतने ही डाटा को हल कर लो तो बहुत है। बात क्लियर होगी? ये अब बात समझ लगी? और ये मेरे ख्याल में ये बात कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, बस ये एक ट्रिक था कि जो आपको उसने सेल का कहा था ना, तो कुछ लोगों ने ना सेल की परसेंटेज ली थी। तो सेल की परसेंटेज नहीं लेनी, कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज लेनी जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपने मेंटेन करना है। क्लियर होगी बात? चलिए जी, बात खत्म। अब आप अपने उसमें लिख दो ना जाके, फॉर्मेट में जाकर लिख दो। जी जनाब, ये सप्लायर वाला जगह पड़ी हुई है। मार्च की कितनी पेमेंट आ रही है?
47250 44250 48 था। लो मेरे भाई इसको क्लोज करें जरा जी, समझ नहीं लगी। ये लगता है आजकल नींद पूरी नहीं हो रही और किसी की नहीं पूरी हो रही। हालांकि इतना बेस्ट टाइम है, नमाज़ तरावी पढ़ के सो जाया करो ना, इबादत ना किया करो सारी रात। हाँ तो वो जो आप इबादत करते हो ना, वो वाली इबादत की बात कर रहा हूं। ओके अच्छा, ये सवाल अब हो जाएगा और अब तो हर एक का क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा, वो ओपनिंग बनता जाएगा, फिर इस तरह से आपका कैश बजट पूरा हो जाएगा। सवाल किया था हाँ जी, कहां पे मसला था? परचेज तो सेल में 60-40 वाला था। अच्छा अब ये आने वाले सवालों में देखिए, ये एक ट्रिक है, ये एक चीज नहीं सीखी आपने जो कल वाले सवाल में नहीं थी। अच्छा इसमें अगर वो ये कहता है कि अगर हमारी सेल हर महीने की एक जैसी होती ना, तो मेरे परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल इस पे एक जैसी होती, क्योंकि जितना आपने प्लस करना था उतना ही माइनस हो जाना था। तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आपकी इंप्रूव होंगी, याद रखें। देखिए ये मैंने पहले भी कहा था, MFA का सबसे बड़ा चैप्टर ये है, जिसमें आपको अगर आप शौक से करोगे, उर्दू वाले शौक से, तो आपको मजा आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश वाले शौक से काम होगे तो फिर भी आपको शौक लगेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 27 हो गया और ये भी मेरे ख्याल में मंथ वाइज कैश बजट है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 26 क्रिस्टल लिमिटेड, बहुत हैवी टैग तो नहीं है, नहीं ये इसमें नहीं हैवी था अगर आप देखें, क्योंकि अभी आप ना इसके अंदर एंटर हो रहे हो ना, तो इंशाल्लाह ये जैसे जैसे थोड़ा सा, लेकिन ये है ना कि एक अच्छा टाइम निकाल के सवाल किया करो। ऐसे ही ना कि अच्छा मैं सहरी के बाद करूंगा, चलो अच्छा मैं 5 मिनट सो जाता हूँ फिर उठ के करूंगा, अच्छा फिर मैं कॉलेज आधा घंटा पहले चला जाऊंगा फिर करूंगा। ऐसी आदतें छोड़ दो, एक अच्छे टाइम पे नमाज़ तरावी पढ़ के आओ और उसके बाद इस सवाल को लेकर बैठ जाओ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं सोते नहीं हो ना आप। और वैसे ऊपर भी अगर देखो तो यही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मंथ वाइज कैश बजट, चलो ये कल हम मिलके करेंगे। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा कि जो मंथली बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है? तो कल आपने ये क्वेश्चन नंबर 26 करके आना, और कल के बाद फिर हम 2-2 सवाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो फिर इंशाल्लाह आगे 2-2 सवाल करेंगे।